गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस भी समय पे तुम ये चैप्टर देख रहे हो। और यहाँ से अब हमारा सीए फाउंडेशन का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट होगा। मैं मोस्टली फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस में ही लेती हूँ एंड देन मैं थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज करती हूँ। तो आज तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे एंड देन कुछ कुछ जगह पे हमारी सीक्वेंस चेंज होगी। एंड वो सीक्वेंस चेंज होगी क्यों? देयर इज अ रीजन। कुछ जगह पे हमको वो सीक्वेंस इसलिए चेंज करनी है कि दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी जरूरी है, तो वो मैं पहले लेती हूँ। एंड कुछ जगहों पे वो कनेक्शंस होते हैं, तो इसीलिए वो चैप्टर्स मेरे उस सीक्वेंस में होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास से पढ़ रहे हो तो ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, ये सीक्वेंस क्या है। ये मेरी सीक्वेंस है। तुमको अगर इसके अलावा और भी कोई सीक्वेंस से देखना है तो तुम देख सकते हो। बट जनरली मैं मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने सीक्वेंस दी है उसी सीक्वेंस से जाओ, एक प्रॉपर तरीके से तुमको आएगा एंड क्वेश्चन सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिदम है क्या? रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है, लॉगरिदम क्या है? मैंने सबसे पहले तुमको बोला था कि मेरा पूरा फोकस मोस्टली कंसेप्ट पे रहेगा कि कंसेप्ट क्या है। अब रेशियो सबसे पहला, आज हमारा फर्स्ट यूनिट हमको देखना है रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? दो से ज्यादा क्वांटिटीज, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा। कंपैरिजन हम खुद का खुद से नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन हमको खुद का किसी और से करना पड़ेगा, राइट? जो हमने अभी तक देखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, ये हमेशा हमारे पेरेंट्स ने कंपैरिजन किया है। हाँ, अब उसको कोई और एंगल पे मत लेके जाओ, पेरेंट्स ने कंपैरिजन किया है। बट अगर तुम उसको चेक करो तो दिस कंपैरिजन इज हेल्दी कंपैरिजन। पेरेंट्स तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम भी वहां तक जा सकते हो, तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे मेरे लिए रेशो किस तरीके से काम आएगा? मार्क्स का कंपैरिजन करूंगी तो मुझे प्रॉपर बताने आएगा कि कौन कहाँ पे है, राइट? मार्क्स का कंपैरिजन करना है, अब मार्क्स में परसेंटेज अकॉर्डिंग टॉपर लेके आ रहा है 98%, तुम लेके आ रहे हो 70%, तो देर इज अ डिफरेंस। हमको वो डिफरेंस नहीं देखना है रेशियो में, हमको वो डिफरेंस नहीं देखना है। हमको रेशियो में देखना है कि 90:70 क्या प्रपोर्शन है, ये हमको चेक करना है। दिस इज द रेशियो। रेशियो क्या है? a ratio is a comparison of a sizes of two or more quantities of a same kind by division। ठीक है, सेम काइंड बाय डिवीजन। अब ये जो मैं मार्क्स के कंपैरिजन बोल रही हूँ, सेम काइंड ही हो गया ना। तुमने भी उतना ही पढ़ा है, तुमने भी उन्हीं टीचर से पढ़ा है, और टॉपर ने भी उसी टीचर से पढ़ा है, टॉपर ने भी उतने ही सब्जेक्ट पढ़े हैं। देन स्टिल देर इज अ डिफरेंस, राइट? ये डिफरेंस क्यों आता है, हम उसके बारे में कभी और टाइम पे बात करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं। ओके ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये मार्क्स का जो कंपैरिजन है, ये मार्क्स का कंपैरिजन हमको क्या बता रहा है कि एक जो है वो 90% लेके आ रहा है, दूसरा जो है वो 70% लेके आ रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो मैं इसको 9:7 रेशियो बता सकती हूँ, 9:7 रेशियो बता सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि सेम काइंड होना चाहिए और डिवीजन से ही दिखाना चाहिए, इसीलिए 90:70। ठीक है, दिस इज डिवीजन। ये डिवीजन से ही दिखा सकते हैं या फिर हम इसको कोलन से भी दिखा सकते हैं। अब ये अगर समझ आ गया है कि सेम काइंड है, ठीक है, सेम काइंड, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो सकते हैं, पर काइंड सेम होना चाहिए। अब काइंड सेम होना चाहिए, इसका मतलब अगर मैंने लीटर्स एंड किलोग्राम, लीटर्स एंड किलोग्राम, इसका अगर कंपैरिजन करूं तो वो नहीं चलेगा। मुझे या तो दोनों लीटर्स में चाहिए या तो दोनों किलोग्राम्स में चाहिए। दिस इज द बेसिक कि क्यों हमको सेम काइंड चाहिए। अगर, चलो, अब मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे तो मार्क्स पे ही आ जाते हैं। अगर मैं तुम्हारे मार्क्स, तुमको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो तुमको अकाउंट्स में आउट ऑफ आउट आ गए, 100 आउट ऑफ 100, और तुमको मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, मैथ्स में तुमको आए हैं अराउंड 80, ठीक है, 80 मार्क्स आए हैं, तो और तुम्हारा जो दोस्त है उसको मैथ्स में आते हैं 95 मार्क्स और उसको अकाउंट्स में आते हैं 70 मार्क्स, ये कंपैरिजन चलेगा क्या? क्योंकि तुम्हारा अकाउंट स्ट्रांग है, उसका मैथ्स स्ट्रांग है, तो तुम्हारे अकाउंट्स के मार्क्स और उसके मैथ्स के मार्क्स में कंपैरिजन नहीं चलेगा। सेम काइंड
नहीं है, तो तुम्हारे भी अकाउंट्स के मार्क्स और उसके भी अकाउंट्स के मार्क्स इनमें कंपैरिजन होगा, या फिर तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स और उसके मैथ्स के मार्क्स इनमें कंपैरिजन होगा। तो ये समझना, और ये जनरली तुमने किया है। जैसे ही तुमको अगर कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, इन्होंने बोला कि तुम्हारे इसमें मार्क्स कम क्यों आए, तुम्हारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है, अरे वो जो टॉपर है ना क्लास का, उसको भी इतने ही मार्क्स आए इस सब्जेक्ट में। देयर इज अ साइकोलॉजी कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि तुमको डांट से बचना होता है कि वो टॉपर को भी उतने ही आए इस सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये तुम तुम्हारे घर वालों को बताना चाहते हो। बट कंपैरिजन तुमने किया है, तो रेशियो तुमने हमेशा यूज किया है। अब ये जब रेशो हमने हमेशा यूज किया है, अब हम ये ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे को ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है तो अब मुझे इसका थ्योरेटिकल ये जो भी है कैलकुलेशन नहीं करने, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में किस तरीके से जाएगा, अब हमेशा ये जो है ये हमारा ए इज टू बी में लिखा जाता है, ए इज टू बी या फिर ए एज टू बी, दोनों का बोलने का तरीका है। अब ए इज टू बी, जिसमें ए बन जाएगा तुम्हारा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंड बी बन जाएगा तुम्हारा कॉन्सिक्वेंट, बी बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट। तो ए इज अ एंटीसीडेंट एंड बी इज अ कॉन्सिक्वेंट। अब ये हमको पता चल गया, ए इज अ एंटीसीडेंट मतलब ये फर्स्ट जो रहेगा इट इज अ एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो इसको तुम, एंड बी इज अ कॉन्सिक्वेंट, इसको हम सेकेंड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो दोनों सिंपल सिंपल समझो, हमने स्कूल में कॉलेजेस में हमने किया है, जब भी हमको कैलकुलेशन, अभी तक हमने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं किया है, तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर मुझे दिया है 210 अपॉन 120, इसको मुझे डिवाइड करना है, तो हमने स्कूल में क्या किया था, क्या किया था, क्या दिख रहा है मुझे, 0 0, इसको कट किया, इसका मतलब क्या, मैंने 10 10 से डिवाइड किया, राइट। हाँ, बहुत बेसिक लग रहा होगा तो भी अभी चलो इसी तरीके से, 10 10 से डिवाइड किया, फिर क्या दिख रहा है 21 and 12, ये कौन से, इससे 3 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसको 3 3 से डिवाइड किया, तो 7 जा एंड 4 जा, राइट। अब नहीं हो सकता तो हमने 7:4 ये रेशियो निकाला। तो इसी इसी से हमको 2 से 3 प्रॉपर्टी मिल गए, एक तो कि मैं कोई भी रेशियो को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ, कोई भी रेशो को मैं सेम डिजिट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर सकती हूँ, और जो रेशो है ये रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा, रेशो जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा। अब यही दो चीजें दी है, बोथ द टर्म रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, एंड यूजुअली द रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म, रेशो हमेशा लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस होता है, ये हमको याद रखना है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेशो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट टर्म। ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम ना वो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना तब हमको समझ आता है, तब हमको ध्यान में ही नहीं आता है कि हमको इधर एक्स कहाँ पे लेना है, तो इसीलिए इसको हाईलाइट करके रखो कि रेशियो जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एंटीसीडेंट का कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट का एंटीसीडेंट कर दिया, तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, तो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड, सेम काइंड में होना चाहिए। द क्वांटिटीज आर टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी ऑफ द सेम यूनिट, काइंड भी सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, काइंड एंड यूनिट दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके मेरा रेशो जो है वो रेशो मुझे प्रॉपर तरीके से बताने आएगा। ओके, देन द टू रेशोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, अगर दो रेशोज दिया है तो मैं उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे करोगे कन्वर्ट, यहाँ पे दिया है देखो कन्वर्जन, दो रेशोज दिए, अब इनके बीच में तुमको मार्किंग, ये देखो, हाँ ये रेशो है और ये क्या है, सेमीकोलन, सेमीकोलन से डिवाइड होता है कि ये एक अलग रेशो है, ये एक अलग रेशो है। ठीक है, दोनों अलग अलग रेशो है। अब हमको क्या क्वेश्चन बोला है, टू फाइंड विच रेशो इज अ ग्रेटर, कौन सा रेशो ग्रेटर है, कैसे फाइंड करोगे, इसका सिंपल तरीका, रेशो ग्रेटर, तुमने एलसीएम किया है बचपन में, किया ही होगा, ऐसे मत बोलो,
तो जब तुमने रेशो किया है तो रेशो में हमको जब भी रेशो नहीं सॉरी एलसीएम किया है तो एलसीएम हम यूज कब करते थे? जब मेरा डिनोमिनेटर अलग अलग होता था। जब मेरा डिनोमिनेटर अलग अलग होता था तो मैं डिनोमिनेटर को सेम करके लेके आती थी एंड देन हम उसको सॉल्व करते थे, राइट? एलसीएम यूज कब करते थे? डिनोमिनेटर सेम करके लेके आने के लिए। तो अब रेशो में भी हम इसी तरीके से जाएंगे। जब मुझे पूछा है कि विच इज द ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर रेशियो है, तो हमको क्या करना है? हमको करना है डिनोमिनेटर सेम। और डिनोमिनेटर सेम करने के तरीके अब देखो, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, हम कैलकुलेटर भी यूज करेंगे। चलो काम करते, कैलकुलेटर के साथ ही जाते, एक सेकेंड। ये रहा मेरा कैलकुलेटर। क्या लिखा है? ये एक तो अभी क्या बोलते हैं इसको, मेरे को ना बीच बीच में फॉर्म याद नहीं आते, तो प्लीज हेल्प कर दिया करो कि कौन सा फॉर्म है। दिस इज सेमी फ्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा होल है और थोड़ा फ्रैक्शन है। चलो इसको क्या करोगे? ये क्या होगा? 3 into 2 + 1, 3 into 2 + 1, तो 3 into 2 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 अपॉन क्या रहेगा? 3, तो 7/3 एंड सेम 3 into 3 + 1, तो 10/3। तो मेरा रेशो क्या हुआ? 7:10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं उसको हटा देती हूँ, ओके? तो मेरा रेशो आया 7:10। और दूसरा रेशो क्या था? 3.6/4.8, राइट? तो अब मुझे बोलो दोनों जगह पॉइंट है, तो मैं पॉइंट के लिए क्या करूं? दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 36/48। अब इस 36/48 को मैं शॉर्ट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। किससे डिवाइड होगा? हाँ, अब यहाँ से एक एक चीज, तुम्हारे जो तुमने एक नोटबुक बनाई है ना अलग से, उस नोटबुक में तुमको ये लिख के रखना है, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज का तुम्हारा होमवर्क है, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख के रखने हैं। अब ये क्यों करना है? बोलोगे मैम ये बहुत आसान है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों याद करवा रहे हो, क्यों लिखने लगा रहे हो? मुझे पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है, तुमको याद भी होंगे, बट कभी कभी हम क्वेश्चन करते वक्त डिविजिबिलिटी टेस्ट भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता। तो मेरा सबसे पहला तरीका यही होता है, जब भी डिनोमिनेटर, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है आई नो, पर उस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन क्या करने हैं, इसीलिए मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने जरूरी है। अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो मैं ये सीधा सीधा बता सकती हूँ 36 एंड 48 ये दोनों या तो 3 से जाएंगे या तो 4 से भी जाएंगे, पर इधर ये जो है ये दोनों 12 से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगी। अब ये कहाँ से आया? अब मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है इसीलिए आया। अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट याद नहीं होता तो मैं नहीं कर पा। और अगेन, ऐसे अब तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने तुमको ऐसे डंडे मार मार के टेबल्स लर्न नहीं करवाए हैं, तो तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट चाहिए। और अगर तुमको टेबल्स लर्न है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल से तुम 12 के टेबल से भी तुमको समझ आ जाएगा ये 12 3 एंड 12 4 है। पर अगर तुम्हारे टेबल्स लर्न नहीं है तो तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी जा सकते हो। मैं तरीके बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मेरा काम तुमको गाइड करना है। मैं तुमको हर एक क्वेश्चन में स्पून फीडिंग नहीं करूंगी, मैं तुमको बताते जाऊंगी कि तुमको कैसे याद रखना है। और हर एक इसमें 3 से 4 तरीके होंगे, उसमें से जो तुम्हारे लिए आसान हो वो उठाना है और उसी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अगर तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान लगता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, उससे जाओ। और अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद नहीं होते हैं, टेबल्स याद है तो टेबल्स से जाओ। दोनों तरीके सेम है, हमको आंसर फास्ट आने से मतलब है, कौन सा तरीका किस तरीके से यूज किया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या बन गया मेरा? 3 जा 4 जा, ओके? 3 जा 4 जा, क्योंकि कैलकुलेटर पे भी मुझे थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये 3 जा 4 जा। अब मेरे पास क्या है? एक रेशो है 7:10, दूसरा रेशो क्या है? 3/4, 3:4। मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में 40 चाहिए, राइट? दोनों के डिनोमिनेटर में 40 चाहिए अकॉर्डिंग टू LCM।
तो अगर मैं यहाँ पे 10 का 40 करना है मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 7 4 जा 28 एंड 3 10 जा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 10 जा 30। अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ? डन, आंसर डन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ, ये अगेन इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से, एकदम ध्यान से। If a quantity increases or decreases in the ratio A is to B, then the new quantity B is to A of a original quantity. अब देखो सिंपली क्या है, क्वेश्चन से जाते हैं फिर तुमको समझ आ जाएगा। रोनक वेट्स 56.7 kgs. If he reduces his weight in the ratio of 7:6, then find his a new weight. उसका नया वेट क्या होगा ये फाइंड करने बोला है, राइट? तो अब मुझे बोलो उसका वेट कितना था? 56.7। उसने वेट कितना कम किया? 7:6 के प्रोपोर्शन में, 7:6 के रेशियो में। ओके, तो ये 7 था और उसने 6 बना दिया, 7 था उसने 6 बना दिया, तो यहाँ पे कितना वेट आया ये पूछा है। अब तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, 56.7 इंटू 6 अपॉन 7 इज इक्वल टू ये नया आएगा। ठीक है, दिस इज सिंपलेस्ट वे। और अगर तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है तो याद रख सकते हो, यहाँ पे बस ए 2 बार आया है, तो बी बाय ए ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए कर दो, तुम्हारा आंसर न्यू क्वांटिटी का मिल जाएगा। ओके, तो 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? 48.6 kgs। आंसर डन। समझ आया? तुमको वहां पे आंसर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बातें ना सुनो। फिर से एक छोटा सा ज्ञान, बुक में सब है, मेरी जरूरत क्या है कि तुमको अंडरस्टैंड कराऊं किस तरीके से जाना है। और अगर तुमको तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जा सकते हो तुम्हारे तरीके से, पर अगर तुमको मेरा सुनना है तो पूरा सुनो, और मैं सच्ची में बोल रही हूँ तुमको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of a number of boys to the number of girls in a school of a 720 students is 3:5. If 18 girls are admitted in the school, find how many new boys may be admitted so that the ratio of number of boys to the number of girls changes to 2:3. ठीक है, अब यहाँ पे पूरा स्टेप दिया है। ओके, यहाँ पे जब पूरा स्टेप दिया है, मैं पहले पूरा स्टेप समझाऊंगी, फिर मैं शॉर्टकट पे जाऊंगी। पहले पूरा स्टेप होगा, जब हम पूरा कोर्स कर रहे हैं तो पूरा स्टेप होगा, जब हम रिवीजन करते हैं तो हम वहां पे स्टेप्स नहीं करते। देखो मेरा तरीका दोनों जगह अलग अलग है, मैं 12th में अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं फाउंडेशन में अलग तरीके से बताती हूँ, बिकॉज फाउंडेशन रिक्वायर लेस टाइम एंड मैक्सिमम आउटपुट। लेस टाइम मतलब क्या? तुमको कम टाइम में आंसर ज्यादा चाहिए, और 12th की रिक्वायरमेंट क्या है? तुमको आंसर करेक्ट चाहिए एंड पूरा लिखा हुआ भी चाहिए। तो अब तुमको यहाँ पे जरूरत नहीं है कि तुम आंसर पूरा लिखो, अब यहाँ पे तुमको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चन रीडिंग से हमको समझना है क्या पूछा है और क्या दिया है। ओके, अब यहाँ पे मुझे जो दिया है वो रेशो दिया है। रेशो किसका दिया है? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो दिया है 3:5, गर्ल्स टू बॉयज। ओके, गर्ल्स टू नहीं, बॉयज टू गर्ल्स। देखो रीडिंग में मैं बोल रही हूँ, रीडिंग में गड़बड़ होती है। द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स मतलब 3 लड़के 5 लड़कियां, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 720। ओके, अब कितनी? 18 नई लड़कियां ऐड हो गई है, 18 न्यू गर्ल्स वेर एडेड। ठीक है, अब मैं अगर मुझे पता है कि 720 लड़कियां है, सॉरी 720 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 3:5 रेशो चल रहा है, तो 3 + 5 कितना होता है? 8। तो मैं डिवाइडेड बाय करूंगी 8, इसमें से 3 जो है 3 हिस्से बॉयज के हैं, तो 270 बॉयज हुए, एंड 5 हिस्सा गर्ल्स का है, 450 गर्ल्स हुए। अब देखो कैलकुलेटर पे इसको कैसे करोगे। ओके, कैलकुलेटर पे मुझे ये अलग अलग करना है, तो कैलकुलेटर पे किस तरीके से जाएगा? टोटल कितना था मेरा? 720 स्टूडेंट्स है, इनमें से
कितने हिस्से, 3 हिस्से और 5 हिस्से करने हैं, 3 हिस्सा एंड 5 हिस्सा करना है। तो 3 हिस्सा 5 हिस्सा करने के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल इनकी दोनों की टोटल 8, तो 720 अपॉन 8 इज इक्वल टू 720 अपॉन 8 इज इक्वल टू जो भी आएगा, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको चाहिए 3 हिस्सा और 5 हिस्सा, इज इक्वल टू जो भी आएगा, फिर मैं करूंगी मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, 720 अपॉन 8 इंटू 3 इक्वल टू, राइट, इक्वल टू करने के बाद मुझे 3 हिस्से मिल गए 270, फिर मैं डायरेक्टली प्रेस करूंगी 5 इक्वल टू, डायरेक्ट प्रेस करना है 5 इक्वल टू, डायरेक्ट प्रेस करना है 5 इक्वल टू, ये आएगा 450। अब मैंने डायरेक्ट प्रेस इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल टू प्रेस किया था। तो अब जब अगला मैं डायरेक्टली 5 इक्वल टू प्रेस करती हूँ तो ये यहाँ से, ये इक्वल टू के वहां से जो भी अमाउंट था वो अमाउंट का 5th इंटू 5 ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन हो तो तुम इस तरीके से जा सकते हो कि टोटल जब भी दिया है और मेरे को उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो दोनों पार्ट की एडिशन कर लो, टोटल डिवाइडेड बाय एडिशन इनटू इक्वल टू, फिर डायरेक्टली नेक्स्ट प्रपोर्शन के लिए उसका जो भी डिजिट था इक्वल टू, तो तुमको दोनों का अलग अलग टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। अब मुझे ये अलग अलग मिल गया। अब क्या बोला है कि 13 गर्ल्स ऐड हुई है। अब गर्ल्स किस में, 450 में ऐड करना है, 450 में 13 नहीं 18 गर्ल्स, 18 गर्ल्स ऐड हुई है, तो टोटल कितना हुआ, 450 प्लस 18 468। हाँ, मैं यहाँ पे हर चीज कैलकुलेटर पे जाती हूँ क्योंकि हमको कैलकुलेटर यूज करना है, और अगर मैं अभी से कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगी ना तो तुमको अल्टीमेटली एग्जाम में कुछ चीजें तुम ओरली करोगे और कुछ चीजें कैलकुलेटर पे करोगे। डू इट ऑल ऑन कैलकुलेटर। तो अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखो कि मैथ्स का पेपर है, मैं बिना कैलकुलेटर का कुछ नहीं करूंगा। 2+2 पूछा है तो भी कैलकुलेटर यूज करना है। हाँ, 2+2 पूछा है तो भी कैलकुलेटर यूज करना है प्रैक्टिस के लिए। तुमको एग्जाम में 2+2 डायरेक्ट 4 कर लेना, पर प्रैक्टिस करते वक्त थोड़े टाइम के लिए हमको हर एक छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे ही करने हैं। ओके, चलो अब ये 468 आ गया। 468 क्या है, 468 गर्ल्स है। ओके, 468 गर्ल्स है। तो अब मुझे बोलो टोटल कितना ऐड होगा। टोटल हमको पता है क्या, बॉयज भी तो ऐड हो रहे हैं ना, तो टोटल हम एडिशन नहीं निकाल सकते, तो वहां से मैं प्रोपोर्शन नहीं ले सकती हूँ। बट मुझे ये पता है कि नया रेशियो क्या है, हाउ मेनी बॉयज टू बी एडेड सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज अ 2:3। अब मुझे 2:3 के रेशियो में जाना है, मतलब ये जो है ये मेरा 3 हिस्सा है, इसमें से 5 में से, ये मेरा 3 हिस्सा है 5 में से। क्लियर, समझ आ गया। हाँ, तो हमको टोटल नंबर पूछा ही नहीं है, कितने बॉयज ऐड करने इतना ही पूछा है, तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगा, 468 कैलकुलेटर पे आया ही था, हाँ, इंटू 2 अपॉन 3, 312 312 270 ऑलरेडी मेरे पास है, तो माइनस कर दो 270, कितना आया 42 42। पहले क्वेश्चन को माइंड में फ्रेम करो, माइंड में एनालाइज करो, एंड देन उसके लिए आंसर को ट्राई करना शुरू करो। ये अगर ये मैं अभी तुमको ये इतना सब लिख के दिखा रही हूँ, पर यही चीज जैसे ही हम रिवीजन वाले मोड पे चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में चले जाएंगे, मैं ओनली बोलूंगी और कैलकुलेटर यूज करूंगी एंड लिखूंगी कम। तो तुमको भी प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी है, ठीक है। अभी मैंने बस इसको कैसे समझाया, फिर से करे क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे गए थे। चलो, क्या बोला है एग्जाम्पल में, फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना दिया है 3:5, तो 3:5 रेशियो दिया है, और टोटल कितना दिया है 720, राइट। तो 720 के मेरे को 2 हिस्से करने, 3 और 5 करना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए मेरे पास 270, नंबर ऑफ बॉयज आ गए 270, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए 450। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि हम गर्ल्स बॉयज लिख नहीं रहे हैं, तो कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज का है याद रखना। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, एग्जाम में हम गलत अमाउंट लेके गलत कैलकुलेट कर लेंगे, इसीलिए ध्यान रखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद क्या बोला है कि 18 न्यू गर्ल्स ऐड हुई है, 18 न्यू गर्ल्स ऐड हुई है, तो इसमें 18 ऐड कर दो प्लस 18, तो ये हो गया मेरा 468।
ओके, ये 468 होने के बाद अब क्या बोला है कि ये 460 होने के बाद ये 2:3 के रेशो में है। बॉयज टू गर्ल्स, अगेन बॉयज टू गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 468, तो मैं वहां से बॉयज कितने रहेंगे ये निकाल सकती हूँ। तो 468 अपॉन, सॉरी 468 इंटू 2/3, इंटू 2/3, ये आया 312, 312, और 312 में से हमको ये 270 माइनस करने, तो मेरे को न्यू बॉयज मिल जाएंगे 42 बॉयज। क्लियर है, समझ आ गया? चलो आगे, आगे हम ना रेशोज के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो अभी देखो आगे, इनवर्स ऑफ द रेशो क्या होता है, या फिर रेशो के प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। पहला इनवर्स मतलब क्या, अगर मुझे A:B रेशो दिया है तो इसका इनवर्स होगा, इनवर्स होगा B:A, उल्टा। ओके, फिर इसका ड्यूप्लीकेट, ड्यूप्लीकेट रेशो होगा A²:B², देन सब ड्यूप्लीकेट, सब ड्यूप्लीकेट होगा √A:√B, ट्रिप्लीकेट ये हो जाएगा A³:B³, देन सब ट्रिप्लीकेट ये होगा √A/√B। ओके, √A/√B, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे बहुत सारे रेशोज दिए A:B, देन C:D, E:F, अगर ऐसा कुछ रेशोज दिए हैं तो इसका कंपोजिट रेशो आता है, कंपोजिट रेशो ए, बेटा एक मिनट, इसका कंपाउंड रेशो आता है A/B इंटू C/D इंटू E/F इज अ कंपाउंड रेशो। एंड इसके अलावा कंटिन्यूड रेशो भी आता है। कंटिन्यूड रेशो यूज कब होता है, ये प्रोपोर्शन में भी आएगा आगे। कंटिन्यूड रेशो इसका मतलब तुम्हारा A:B:C, इसका मतलब मुझे रेशो कुछ इस तरीके से दिया है A/B एंड B/C, A/B एंड B/C, तो मैं इसको कंटिन्यूड रेशो में लिख सकती हूँ A:B:C। ये प्रोपोर्शन में भी आएगा सेम चीज। ओके क्लियर, ये सब चीजें यहाँ पे दी है। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशोज A:B, B:C, sorry C:D is AC:BD, compound ratio, उल्टा A:B and C:D। अगर मुझे इसका कंपाउंड रेशो बनाना है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, वही चीज मैंने बता दी। डुप्लीकेट रेशो स्क्वायर होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब होता है, ठीक है। डुप्लीकेट इज स्क्वायर एंड ट्रिप्लीकेट इज क्यूब, देन सब डुप्लीकेट अंडर रूट and sub triplicate cube root। The ratio of two similar quantities, अगर दो similar quantities है expressed as a rational numbers, the quantities are said to be the commensurable and otherwise the incommensurable, irrational number रहे तो मैं उसको commensurable में नहीं बता सकती। कंटिन्यूड रेशो कब कब कंपैरिजन होता है बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड, तब कंटिन्यूड रेशो यूज होता है A:B:C। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से तुमको ये क्लियर हो जाएगा। द कंटिन्यूड रेशो ऑफ 200 रुपीज, 400 रुपीज एंड 600 रुपीज इज 200 रुपीज इज टू 400 रुपीज इज टू 600, दैट इज 1:2:3। वो उसको उन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। रेशो है, शॉर्ट में लिखना है, भूलना मत। नेक्स्ट, the monthly income, example देखो, monthly income of a two persons are in the ratio of a 4:5, their monthly expenditure are in the ratio of a 7:9। if each saves
50 पर मंथ देयर मंथली इनकम है। अब मुझे बोलो, मुझे पता है क्या इनका इनकम क्या है, बट मुझे इनकम का रेशो दिया हुआ है, तो मैं इस रेशो को 4x और 5x में लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब इस एक्सपेंस में, इसमें से एक्सपेंस जाएगा, इनकम में से एक्सपेंस जाएगा। एक्सपेंस किस में से होता है? इनकम के इस पे ही होता है। तो क्या होगा? -50, 50, क्योंकि एक्सपेंस उन्होंने पर मंथ बोला है 50, नहीं सेविंग बोला है 50, सॉरी। हो एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग। चलो एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। The monthly income of a two persons are in the ratio of 4:5 and their monthly expenditure are in the ratio of a 7:9 and saves the 50 per month. अब मुझे बोलो इनका इनकम हमको नहीं पता, तो मैं इनकम का जो रेशो है उसको 4x अपॉन 5x लिख सकती हूँ। और ये जैसे ही लिखा, तो इसमें से अगर मैं सेविंग्स माइनस करूँ तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा, एक्सपेंडिचर का रेशो मिलेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे रेशो की बात हो रही है तो हमको तो रेशो ही लिखना है, तभी जाके मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैंने इसको 7x 9x कर दिया तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगी। तो हमको क्या करना है, एक्सपेंडिचर का रेशो को एक्सपेंडिचर के रेशो से मल्टीप्लाई कर कंपेयर करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशो एक्सपेंडिचर के रेशो के साथ कंपेयर करना है। अब एक्सपेंडिचर का रेशो कहाँ से आएगा? जहां से हमको डेटा दिया है, हमको डेटा दिया है इनकम का, सेविंग्स का, तो वहां से मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकती हूँ। और टोटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म ही मेरा रेशो होता है एक्सपेंडिचर का। क्लियर? तो वहीं से हमने ये सॉल्व किया, ये बनाया है। अब अगर इसको बनाया तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 इंटू 4x माइनस 50 इज इक्वल टू 7 इंटू 5x माइनस 50। अंदर मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 9 4 जा 36 माइनस 350 इज इक्वल टू 35x माइनस 350, राइट? ये 450 आएगा यार, 9 5 जा, हाँ 9 5 जा 450। तो अब मेरे पास बोलो, इस 35 को मैं इधर लेके आऊंगी, 450 को उधर लेके चले जाऊंगी, तो क्या होगा? यहाँ पे तो x बचेगा, तो x इज इक्वल टू 100 आया। 450 प्लस में आएगा, 350 माइनस में आएगा। नोट डाउन। प्लस माइनस हमेशा याद रखें, प्लस माइनस पे हमेशा ध्यान देना है, कंपल्शन है। प्लस माइनस पे बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है। स्टार्टिंग में गड़बड़ होगी, होने दो, बट हर बार खुद को याद दिलाओ कि प्लस माइनस मैंने चेक किया है क्या। ओके, हाँ, तो अब मुझे बोलो इनकम कितना हुआ? 4 इंटू एक्स था ना, तो 4 इंटू 100, 5 इंटू 100, तो पहले का 400, दूसरे का 500। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल। The ratio of the prices of the two houses was 16:23. 2 years later, the prices of first increased by 10%. पहले का 10% से बढ़ा, and second by अमाउंट, देखो फर्स्ट का परसेंटेज में दिया है, सेकंड का अमाउंट में दिया है। द रेशियो ऑफ प्राइसेस बिकम 19:20। अब मुझे बोलो वापस प्राइसेस पे ही आ गए। क्लियर? प्राइसेस का रेशो दिया है, तो अब ओरिजिनल प्राइसेस क्या थे ये हमको बताना है। तो ओरिजिनल का हमारे पास रेशो है 16:23, तो इसको मैं हमेशा x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगी, राइट? बट अब ये अमाउंट किसी से बढ़ गई है, राइट? फर्स्ट वाला कितने से बढ़ा है? न्यूमरेटर वाला प्लस 10% ऑफ 16x, राइट? एंड दूसरा कितने से बढ़ा है? 477 इज इक्वल टू, रेशो क्या आया है नया? 11/20, 11/20। ठीक है, अब ये अगर मुझे मिल गया है तो मैं अगेन इसको क्या करूंगी? सॉल्व करूंगी। अब कितना कितना टाइम दूं? 1 मिनट देती हूँ, बताओ एक्स की वैल्यू क्या आती है, करो सॉल्व। सॉल्व करो चलो। न्यूमरेटर में ऐसे आएगा, रुको ऐसे गड़बड़ मत करो। न्यूमरेटर में पहला तो रहेगा 16x प्लस 16x का 10%, तो 16 का 10% 1.6 हुआ, तो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास आने वाला है 16 प्लस 1.6,
17.6x और डिनोमिनेटर में 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। ये ऐसे ही रहने वाला है, 12 नहीं 20। ओके अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 17.6 कैलकुलेटर पे ही है, इंटू 20 कर दो तो तुम्हारे पास क्या आया 352x और 23 इंटू 11 23 इंटू 11 253x माइनस 477 इंटू 11 कितना आया, माइनस नहीं प्लस है, इधर प्लस है ना, प्लस 5247। अब क्या करोगे, तुम्हारे पास 352 माइनस 253 99 आया, इसको m प्लस कर दो। 99 हमने पहले किया है तो इसको करोगे क्या m प्लस। m प्लस होता है मेमोरी में ऐड करना, मेमोरी में ऐड करना, ठीक है। हाँ अब मेरे पास क्या बचा, ये 5247, तो 5247 लिखो कैलकुलेटर पे, टाइप करो सॉरी टाइप करो डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू। अब डिवाइडेड बाय एमआरसी क्या होता है, एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल। हाँ तो इस ये हमने पुट किया, डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, क्या आंसर आया 53, मतलब x की वैल्यू 53 है। अगर x की वैल्यू 53 है तो मल्टीप्लाई करो 16 से एंड 23 से। अब क्या करोगे 53 इंटू पहले किया 16 इक्वल टू कितना आया 848, फिर क्या करोगे दूसरा 23 इक्वल टू 1219 डन। अब देखो सिंपली समझो m प्लस एमआरसी कैसे यूज करना है। ओके m प्लस मतलब मेमोरी में ऐड किया, m माइनस मतलब मेमोरी में से लेस किया, देन MRC मतलब मेमोरी रिकॉल। अब इसको जब यूज करना है, अब मेरे पास बहुत सारे कैलकुलेशन है राइट, न्यूमरेटर में भी बहुत सारा कुछ आया है, डिनोमिनेटर में भी बहुत कुछ आया है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी रहेगा, ये मैं डिनोमिनेटर का आंसर निकाल के रखती हूँ। इस डिनोमिनेटर के आंसर को मैं करूंगी m प्लस, राइट। और फिर जो न्यूमरेटर बचा, इस न्यूमरेटर को मैं टाइप करूंगी, न्यूमरेटर का जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो कैलकुलेशन करना है, एंड कैलकुलेशन करने के बाद न्यूमरेटर का कैलकुलेशन इसको करेंगे डिवाइडेड बाय एमआरसी। एमआरसी क्योंकि m प्लस मैंने किसको किया था, डिनोमिनेटर के आंसर को, तो m प्लस जिसको करना है, जिसका कैलकुलेशन तुमने कर रखा है और वो तुमको वापस कभी तो लगने वाला है। ओके ठीक है, तब हम उसको करेंगे m प्लस। और एमआरसी कब, जब मुझे वो वापस यूज करना है। मुझे यूज कब करना है, डिवाइड करने के लिए, तो मैं तब यूज करूंगी MRC एंड लास्ट में इक्वल टू, तो मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, जनरल सेंस तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो। अगर ये तुमको पता है तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अगर तुम इसको आंसर करते करते ऐसे हाँ इसका माइनस करेंगे, फिर वापस से क्या करना है, वो आंसर क्या आया था, वो 99 आया था, 99x लिख के रखा, फिर ना फिर इसको मैंने डिवाइड किया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम हम कम कर सकते हैं, तो हमको बस उतनी ही कोशिश करनी है, जहां पे हम टाइम कम कर सकते हैं हमको बस उतना ही कोशिश करना है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में, जब हम एमसीक्यू करेंगे तब हम स्पीड में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो बता रही हूँ बस यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू, क्योंकि आज पहले तुमको ये एमसीक्यू खुद से सारे थोड़े से ट्राई करके आने हैं, देन हम इसका डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे करना है सॉल्व, तो मैं बस इतना, सॉरी, मैं बस यहाँ तक मेरा इक्वेशन बना दूंगी, इसके बाद का सारा कैलकुलेशन मेरा माइंड में चलेगा, कहाँ पे क्या करना है मेरा माइंड में कैसे चलेगा। 16x है ना, तो मुझे x तो ऐसे ही रखना है, मैं क्या करूंगी 16 प्लस 10%, ओके प्लस 10% मेरे को 17.6 कैलकुलेटर पे मिल गया, इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इनटू 20, ये मुझे आंसर मिल गया 5 352 जो भी है, ये 352x आया। अब ये मुझे वापस लगने वाला है, लगने वाला है, तो मैं इसको कर दूंगी m प्लस। ओके हाँ अब क्या होगा, अब ये 23 को मुझे क्या करना है, इधर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 23 इंटू 11। अब ये क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा 352 आया, यहाँ पे मेरा जो भी आएगा ये x इसमें से माइनस होगा, तो मैं क्या करूंगी इसको m माइनस। ओके अब एमआरसी थोड़ा सा चेक करना, 99 दिखेगा। ओके एमआरसी 99 आ गया। अब मेरा कैलकुलेशन बचा क्या, 4
477 इंटू 11, तो मेरा कैलकुलेशन रहेगा आगे 477 इंटू 11 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल 53। स्पीड गई, अगर मैं स्पीड लग रही हूँ तो थोड़ा पॉज करो, रिवाइंड करो, और कैसे गई हूं मैं थोड़ा सा चेक करो। ओके, थोड़ा सा हल्का सा पॉज करो, रिवाइंड करो, एंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। बिकॉज अगर तुमको ये चीज समझ आ गई कि मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ, और मैं जनरली मेरा ये सेंस रहता है कि मैं अगर इसी तरीके से तुमको बताऊं तो तुम कैलकुलेशन करते वक्त खुद भी उसी तरीके से जाओगे। अगर मैं तुमको पूरा लिख के बताऊंगी तो तुम लिख के ही जाओगे। तो मुझे तुमको लिखने की हैबिट कम देनी है। मैं जब एक्सप्लेन करूंगी मैं तब लिख के दिखाऊंगी, बट जब अपने क्वेश्चन आंसर्स चालू होंगे मैं लिखूंगी कम और मैं तुमसे बातें ज्यादा करूंगी। तो तुम्हारा ध्यान मेरे वर्ड्स पे 100% होना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पूरा की पूरा 100% मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, तुमको क्लियर आउट होते जाएगा हम कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं। रिपीट कर दो। सुन लो, चलो। क्या किया मैंने सबसे पहले, ठीक है, मुझे ये रेशो मिला है। ओके, तो मुझे ये इतना एडिशन करना है। मैंने इसका पहले एडिशन किया एक्स को छोड़ के, तो एक्स को छोड़ के किया तो ये 17.6 आया। मैंने उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 20 से, तो मैंने उसको कर दिया m प्लस। अब मैं जब इसको m प्लस कर रही हूँ तो मुझे आगे का कैलकुलेशन 23 इंटू 11 भी याद है। इसको मुझे m माइनस करना पड़ेगा, ये भी मेरा लॉजिक बता रहा है। अभी नहीं बता रहा है ना, तो थोड़े टाइम के बाद बताएगा, जैसे जैसे तुम सॉल्विंग करते जाओगे तब बताएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया m माइनस। अब बचा क्या, मेरे MRC में जितना बचेगा उतना ही मुझे चाहिए कैलकुलेशन के लिए, डिवाइड करने के लिए, राइट। क्योंकि ये 477 इंटू 11 न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो इधर से जो भी आंसर बचा ये डिनोमिनेटर में आने वाला है। तो ऑटोमेटिकली ये 477 इंटू 11 अपॉन जो भी तुम्हारा MRC में बचा है वहां से तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड इन व्हाट रेशियो will be the total wages of a worker in a factory increased or decreased if the reduction in the number of workers is in the ratio of a 15:11 and an increment in the wage ratio is 22:25। अब देखो, मुझे बोलो तुमको क्या बोला है। पहला तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, ठीक है, 15 थे 11 हो गए, एक्स एक्स लगा देंगे। ओके, देन क्या बोला, इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस। इंक्रीमेंट कितना, पहले 22 था अब 25 हो गया है, वाई वाई लगा देंगे क्योंकि वेजेस है, वेजेस कुछ और रहेंगे। हाँ, अब मुझे बोलो कि मुझे क्या पूछा है, द रेशियो विल बी द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर। टोटल वेजेस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू इनकम, वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस। तो मुझे टोटल वेजेस निकालने पड़ेंगे जो इन्होंने एक्स वाई बताया है। ओके, अब ये एक्स वाई आ गया। अब आफ्टर रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स में रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन होने के बाद नया कितना आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, न्यू क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, पहले था 15 और 11, राइट। हाँ, तो 15 के टाइम पे अगर ये एक्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स है, तो 11 के टाइम पे कितने होंगे, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 11x अपॉन 15, राइट। सेम थिंग विद द वेजेस के साथ भी करेंगे, तो मुझे नए इंक्रीमेंट के बाद के वेजेस क्या मिलेंगे, ये हो जाएगा 25/22 इंटू वाई। ओके, मिल गए। हाँ, अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये कितना आया था मेरा, 11 अपॉन 15y, और ये 25, सॉरी 15 एंड 25y अपॉन 22, कितना आ रहा है, 1 जा 2 जा, ये रहेगा 5 जा 3 जा, तो 5/6, 5/6 एक्स वाई, राइट, 5/6 एक्स वाई। मुझे बोलो तुम्हारा जो स्टार्टिंग का वेजेस था वो कितना था, एक्स वाई था, तो न्यू रेशो तुम्हारा 5:6 है। न्यू रेशो 5:6 है, तो ओल्ड रेशो क्या होगा, अगर एक्स वाई था तो 1 था। ओके, एक्स वाई इज 1 हम कंसिडर करते हैं। तो अगर ये 5/6 एक्स वाई हो गया तो नया कितना हुआ, इसके पुराना कितना हुआ, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा हो गया 6/5, 6:5। क्लियर है, 6:5 क्लियर, समझ आ गया। हाँ, अब फर्स्ट एक्सरसाइज,
25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चंस आज के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, जितने आते हैं ट्राई करके आना है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्शन कि सारे के सारे आने चाहिए। हम सारे कल डिस्कस करेंगे किस तरीके से तुमने सॉल्व किया है और किस तरीके से मैं लेके जा रही हूँ। इसमें जो भी डिफरेंस रहेगा यू हैव टू नोट डाउन कि यहाँ पे मैम ने ऐसे बोला था पर मैं ऐसे गया हूँ, और अगर मेरी मेथड बहुत लॉन्ग लगे तो यू कैन टेल मी द शॉर्टेस्ट मेथड कि हाँ हमने इस तरीके से किया था। तो पहले तुमको खुद को ट्राई करके आना है। ओके, कहीं कहीं रीडिंग में गड़बड़ होगी, कहीं पे तुमको ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है, तो डरना मत, सॉल्व करके आओ, फिर कल हम इसके आगे जाएंगे।